ओके तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कि वाई बिटकॉइन एग्जिस्ट या वाई क्रिप्टो एग्जिस्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन है क्या। ठीक है, क्रिप्टो में भी पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं, बिटकॉइन की। तो सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन से आइडिया लेंगे कि बिटकॉइन है क्या। ठीक है, बिटकॉइन जो है वो है इज द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी टू सर्व द फंक्शन ऑफ मनी। बिटकॉइन क्या है? तो आंसर है बिटकॉइन एक नई टेक्नोलॉजी है जो मनी के जो फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को वो सर्व करता है। मतलब ये कि जो मनी होती है, मनी से आप जो जो चीज़ें कर सकते हो, है ना, मनी के जो जो फंक्शंस हैं वो मनी के साथ आप जो जो चीज़ें कर रहे हो अभी करंट करेंसी के साथ, वो सारी चीज़ें कौन कर सकता है? बिटकॉइन कर सकता है। बट बिटकॉइन जो है एक नई टेक्नोलॉजी है। ओके, अभी इतनी ज़्यादा मार्केट में सबके पास नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो जब हमारे पास अभी मान लो आप एक इंडियन हो तो आपके पास इंडियन रुपीज़ हैं, राइट। आप कहीं यूके यूएस में कहीं पर हो, आपके पास डॉलर हैं। आप यूएई में हो, आपके पास दिरहम है। आपके पास अलग अलग तरह की करेंसी अभी करंट में है, राइट। तो फिर सवाल ये है कि हम आज की इस क्लास में बिटकॉइन के बारे में स्टडी कर ही क्यों रहे हैं, जब आप ये कहते हो कि बिटकॉइन एक वही चीज़ है जो बाकी की मनी सर्व करती हैं। तो फिर हम बिटकॉइन को पढ़ ही क्यों रहे हैं, या हम इसकी क्लास में आज हम हैं क्यों यहाँ पर? तो आंसर है कि बिटकॉइन इज एन इन्वेंशन लेवरेजिंग द टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटी ऑफ द डिजिटल एज टू सॉल्व द प्रॉब्लम that has persisted for all the humanity existence। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास जो अभी करंट में जो भी करेंसी है उस करेंसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना। उन प्रॉब्लम को पूरी तरह से दूर करता है। जितनी भी ह्यूमन हैं इस अर्थ पर, जितने भी ह्यूमन हैं उन सबके पास जितने भी तरह की मनी है, जितने भी तरह की करेंसी हैं, अभी राइट नाउ उन करेंसी के साथ कुछ क्या हैं, प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम को सबको पूरा टेक्नोलॉजी के साथ खत्म कर देता है कौन? बिटकॉइन, राइट। तो इसलिए हम लोग बिटकॉइन को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि हम वो सारी मनी की प्रॉब्लम को दूर करके एक ऐसी चीज को स्टडी करना चाहते हैं जो इन सारी प्रॉब्लम से हमें दूर लेकर जाए और स्टेबिलिटी दे। अब सवाल ये है कि अगर मैं अपने चारों तरफ जब मैं देखता हूं तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल में हैं या इंक्लूडिंग मी, तो हम लोग दरअसल मनी को ही जब इतना नहीं समझते हैं तो मनी की प्रॉब्लम तो बाद की बात है, राइट। तो अगर मान लो हमें बिटकॉइन को अच्छे से समझना हो तो जो बिटकॉइन का पर्पज है मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो अभी एग्जिस्टेंस में है, तो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मनी है क्या, राइट। फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि मनी के साथ प्रॉब्लम क्या है, राइट। अब हम इसको कैसे समझें कि मनी क्या है और हम इसको कैसे समझें कि मनी के साथ प्रॉब्लम क्या है? तो आंसर है हमारे पास दो ही तरीके हैं, या मैं कहूं बल्कि एक ही तरीका है। क्या कि आंसर है कि या तो हम सबसे पहले ये स्टडी कर लें कि जो मनी है उसकी हिस्ट्री क्या है, एक चीज। दूसरा हम ये समझ लें कि मनी के फंक्शन क्या है, दूसरी चीज। अगर हिस्ट्री और फंक्शन ऑफ मनी ये दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि अभी जो करंट हमारे पास जो भी हम करेंसी यूज कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन रुपीस हो, चाहे वो यूएस डॉलर हो, चाहे वो कोई अदर करेंसी हो, उनके साथ करंट में अभी क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें बिटकॉइन को समझना पड़ रहा है, राइट। तो दो चीज़ों को हम साथ में लेकर चलेंगे। एक तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ मनी को समझने की कोशिश करेंगे और फिर मनी के फंक्शंस को। तो आज की ये जो क्लास है बेसिकली दो ही चीज़ों के बारे में बात करेगी। पहले हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री से और फिर इसके बाद फंक्शन ऑफ मनी की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मनी में स्टार्टिंग में हिस्ट्री में चीज़ें कैसे काम करती थी। तो सबसे पहला यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो है डायरेक्ट एक्सचेंज का। जब हम बहुत बिल्कुल बेसिक में स्टार्टिंग में जाते हैं तो आप सपोज करिए कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर बहुत कम आबादी है, बहुत थोड़े से लोग रहते हैं, राइट। वो जो थोड़े से लोग हैं वो आपस में
कभी भी उन्हें किसी भी चीज़ की वांट होती है, जब उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो जो चीज़ें उनके पास होती हैं और जो चीज़ें किसी दूसरे के पास हैं उसके साथ वो चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरह का जब एक्सचेंज मार्केट में होता है या कहीं पर भी होता है तो हम कहते हैं कि वो क्या हो रहा है, डायरेक्ट एक्सचेंज। इस सिस्टम का नाम बार्टर सिस्टम रखा गया था। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि बार्टर सिस्टम है क्या। तो मान लो कोई एक लोकेशन है जहां पर 4 लोग रहते हैं। कौन कौन है वो? मैंने माना कि उसका नाम है, एक का नाम है गोलू, जिसके पास राइस है, यानी कि वो राइस का प्रोडक्शन करता है, उसकी राइस की खेती है, वो उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में राइस रहता है, ठीक है। दूसरा है भोलू, जिसके पास मिल्क देखने को मिल जाता है, राइट, उसके पास गाय हैं, भैंस है ना, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके पास मिल्क मिल जाता है। इसके बाद हैरी की बात करें, हैरी क्या, एक मछुआरा है, ठीक है, एक फिशरमैन है जिसके पास फिश आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएंगी। फिर इसके बाद मैरी की बात करें तो मैरी जो है वो एक शू मेकर है और वो उसके पास जब भी आपको शू की ज़रूरत होगी तो आप मैरी के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो इन 4 लोगों को जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो गोलू को क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, या गोलू को सपोज करिए मैं कहता हूं कि अगर मिल्क चाहिए तो उसे किसके पास जाना पड़ेगा, तो आंसर भोलू के पास, राइट। तो गोलू ने भोलू से कहा कि देखो मुझे चाहिए मिल्क, तो ऐसा कर रहा हूं मैं तुम्हें दे रहा हूं क्या, राइस। तो वो क्या करेगा, राइस को ट्रेड करेगा, उसके पास जो है उसको वो क्या करेगा, ट्रेड, किसके बदले में, किसके एक्सचेंज में, तो आंसर है मिल्क के कंपैरिजन में, ठीक है, मिल्क के एक्सचेंज में। तो गोलू जो है वो राइस दे देगा किसको, भोलू को, और भोलू जो है वो मिल्क दे देगा किसको, गोलू को। तो यहां पर क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सचेंज हो गया, इस हाथ से दिया उस हाथ से लिया, बात खत्म हो गई। यहां पर किसी भी तरह की कोई मनी जैसी कोई चीज इन्वॉल्व नहीं थी। अब लेकिन अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर जो मनी थी वो मनी कहां पर है, तो आंसर इस बोर्ड पर 4 तरह की मनी लिखी हुई है। कौन कौन है, तो आंसर है राइस भी मनी है, मिल्क भी मनी है, फिश भी मनी है और शू भी मनी है, क्योंकि इसको लेकर किसी दूसरी चीज को लिया जा सकता है, राइट। तो यहां पर 4 तरह की मनी है जो एक लोकेशन पर काम कर रही हैं, ठीक है, उनका एक्सचेंज हो रहा है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्योंकि डायरेक्टली हो रहा है तो इसलिए इसका नाम डायरेक्ट एक्सचेंज रखा गया। अब सवाल यह है कि डायरेक्ट एक्सचेंज जब भी किया जाता है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम आती हैं। क्या प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सबसे पहला क्या आता है, कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब ये कि जब गोलू को क्या चाहिए था, मिल्क चाहिए था, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अपने राइस दे देगा भोलू को और उससे मिल्क ले लेगा, राइट। लेकिन सवाल ये है कि क्या भोलू को राइस चाहिए? अगर भोलू को राइस चाहिए तो ये ट्रेड होगा, और अगर भोलू को राइस नहीं चाहिए तो ये ट्रेड नहीं होगा। तो सपोज करो गोलू वांट मिल्क बट भोलू मस्ट वांट राइस। भोलू को ये मस्ट है कि वो राइस उसे चाहिए हो, अदरवाइज ये जो आपस में जो लेन देन है ये होगा नहीं। तो बट इफ भोलू वांट फिश, उसको फिश चाहिए, उसको नहीं चाहिए राइस। अगर भोलू को राइस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, फिश चाहिए, तब उस केस में किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता, राइट। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। गोलू को क्या चाहिए था, मिल्क किसके पास था, भोलू के पास, राइट। अच्छा, इसके पास क्या था, राइस। अब ये कह रहा है कि मुझे मिल्क दे दो और तुम राइस ले लो, बट भोलू कह रहा है कि नहीं मुझे तो चाहिए ही नहीं राइस, करेक्ट, मुझे तो फिश चाहिए। तो इन दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई ट्रेड नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों की जो वांट है वो मैच नहीं कर रही हैं, इसको कुछ और चाहिए और उसको कुछ और चाहिए। तो डायरेक्ट एक्सचेंज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वो क्या थी, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये तो हो गई एक तरह की प्रॉब्लम। दूसरे तरह की प्रॉब्लम क्या आती थी, कोइंसिडेंस इन टाइम फ्रेम। मतलब ये कि ऐसा भी होता था कि वांट मैच कर जाती थी। गोलू को क्या चाहिए, मिल्क, भोलू को क्या चाहिए, राइस, और दोनों एक दूसरे के पास हैं, तो वहां पर ट्रेड होनी चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है कि गोलू को चाहिए मिल्क लेकिन वो आज चाहिए, लेकिन भोलू कह रहा है कि मुझे राइस चाहिए तो, लेकिन मुझे तो नेक्स्ट मंथ चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि गोलू को तो मिल्क आज चाहिए,
राइट। तो अगर उसके पास जो राइस है वो भोलू को देने को तैयार भी है, लेकिन और भोलू को भी चाहिए राइस, लेकिन आज नहीं चाहिए, उसको चाहिए कब? नेक्स्ट मंथ। भोलू तो कह रहा है मेरे पास अभी तो राइस पड़े हुए हैं, मुझे जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो अब यहां पर क्या मैच नहीं हो रहा? वांट मैच हो गई। इसको राइस चाहिए, इसको मिल्क चाहिए, दोनों के पास दोनों चीजें हैं, एक्सचेंज हो सकता था। वांट मैच कर रही हैं लेकिन सही टाइम पर नहीं कर रही हैं। तो अब जो है वो टाइम फ्रेम का कोइंसिडेंस नहीं हो रहा, तो अब यहां पर किसी भी तरह की कोई ट्रेड नहीं हो सकती गोलू और भोलू के बीच में। ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई। तो क्योंकि नीड्स डोंट मैच टाइम, इसलिए यहां पर ये वाली प्रॉब्लम अराइज हुई। अब इसके बाद तीसरे टाइप की एक और प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है जो डायरेक्ट एक्सचेंज में होती थी। क्या? कोइंसिडेंस ऑफ लोकेशन। अगर मान लो कोई वांट मैच कर जाती है, ठीक है, टाइम भी मैच कर गया, लेकिन अगर लोकेशन मैच नहीं की तब भी प्रॉब्लम है। जैसे एग्जांपल के लिए कहता हूं कि गोलू को चाहिए मिल्क, भोलू को चाहिए राइस। गोलू को चाहिए मिल्क आज, भोलू को भी चाहिए राइस आज, लेकिन गोलू रहता है इंडिया में और भोलू रहता है लंदन में, राइट। तब उस केस में जो गोलू है और भोलू है उनको पता ही नहीं है कि ये मिल्क खरीदने के लिए तैयार है या मिल्क लेने के लिए तैयार है, और इसको पता ही नहीं है कि ये राइस लेने को तैयार है। तो जब लोग बहुत दूर दूर की लोकेशन पर रहते हैं तब उनको यही नहीं पता है कि कोई एक्सचेंज करने के लिए तैयार है, लेकिन वो एक दूसरे से अवेयर नहीं है, राइट। जैसे आज की डेट में मैं कहता हूँ मैं यहाँ से इंडिया में कोई अपना ये पेन है जो सेल करना चाहता हूँ, और हो सकता है कि दुबई में कोई ऐसा बैठा हुआ है जो इसी पेन को ढूंढ रहा हो, राइट, वो खरीदना चाहता हो इसको, लेकिन ना मैं उसको जानता हूँ ना वो मुझे जानता है। वाई? क्योंकि दोनों बहुत दूर डिस्टेंस पर हैं, दोनों की लोकेशन सेम नहीं है। तो अब इस केस में क्योंकि लोकेशन सेम नहीं है, मान लो ये किसी एक गांव में रहता है और ये किसी दूसरे गांव में रहता है जो कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो अभी चाहिए ना मिल्क, तो अभी चाहिए। अब ऐसा नहीं करेगा कि अगर मान लो ये करता भी कि 25 किलोमीटर जाए तो इसको पता कैसे चलेगा उस टाइम में, कि इसको पता कैसे चलेगा कि किसी को राइस चाहिए, राइट। ये तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत पुराने टाइम में जब बार्टर सिस्टम चलता था। तो एक दूसरे को पता तो नहीं रहता था कि उस वाले गांव में किसी को राइस चाहिए, उस वाले गांव में किसी को मिल्क चाहिए, राइट। तो ये डिफिकल्टी वहां पर आती थी किसकी? लोकेशन की। तो 3 तरह की डिफिकल्टी हमने देखी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि दोनों की वांट सेम होनी चाहिए, दोनों जो एक्सचेंज कर रहे हैं वो एक ही चीज चाहते हो जो एक दूसरे के पास है। दूसरा, टाइम फ्रेम मैच करना चाहिए, और तीसरा, लोकेशन मैच करनी चाहिए। अब क्योंकि यहां पर ये तीनों चीजें मैच जब नहीं कर रही थी तो डायरेक्ट एक्सचेंज की जगह एक नए तरह का एक्सचेंज मार्केट में आया। वो एक्सचेंज कौन सा था? उस एक्सचेंज का नाम था इनडायरेक्ट एक्सचेंज। इनडायरेक्ट एक्सचेंज के अंदर क्या होता था कि वहां पर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या मतलब है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता था कि जब एक छोटी कम्युनिटी होती थी तब तक तो डायरेक्ट एक्सचेंज चल जाता था। बहुत छोटी सी लोकेशन में कहीं पर लोग रह रहे हैं, आपस में डायरेक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं थी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। लेकिन जैसे जैसे कम्युनिटी बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? तो आंसर है एक एक्सचेंज का मीडियम बनाना पड़ेगा जिसको सब लोग एक्सेप्ट करते हों। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी एक लोकेशन पर जहाँ एक अच्छी खासी बड़ी कम्युनिटी रहती है, उन सब ने मिलकर ये तय किया कि अब किसी को कुछ भी चाहिए होगा उसके लिए फिश एक मीडियम होगा, फिश, राइट। तो आपको कुछ भी चाहिए तो आपको फिश देनी पड़ेगी, आपको कुछ भी चाहिए तो आपको फिश देनी पड़ेगी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का नाम क्या रख दिया? मान लीजिए फिश, ठीक है। तो इस केस में क्या होता था? फर्स्ट यू ट्रेड फॉर समथिंग कॉमनली। अगर मान लो आपको कोई ट्रेड करना है तो डायरेक्ट नहीं करोगे, पहले तो आपको कुछ ऐसा ट्रेड करना पड़ेगा जो सब कॉमनली एक्सेप्टेड हो, एंड देन यूज इट व्हाट यू वांट। जैसे एग्जांपल के लिए कहता हूं, सपोज करो गोलू को क्या चाहिए? सूज चाहिए। क्या चाहिए? सूज, ठीक है। और मैरी जो है, जो कि सूज मेकर है, उसको लेकर राइस चाहिए नहीं। अब गोलू के पास तो राइस ही है, तो वो अब यानी कि यहां पर डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं हो सकता, करेक्ट। तो अब जो बार्टर सिस्टम था वो फेल हो गया। तो अब इस केस में क्या किया? तो जो इस लोकेशन पर जितने भी लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि फिश के बदले में सारी चीजें एक्सचेंज की जा सकती होंगी,
ठीक है। तो गोलू ने क्या किया, गोलू गया हैरी के पास जो कि फिशरमैन था, राइट। उससे उसने क्या किया, उसको दे दिए राइस और उससे क्या ले ली, फिश। ठीक है, अब इसके पास फिश आ गई। अब ये फिश ले जाकर ये किसको दे देगा, मैरी को, राइट। उसके बदले में अब उसको क्या मिल जाएंगे, सूज मिल जाएंगे। तो पहले जब डायरेक्टली गोलू मैरी के पास गया था, डायरेक्टली, ठीक है, तो यहां पर क्योंकि इसके पास राइस थे और इसके पास क्या था, इसके पास सूज थे, और ये इसको सूज देने के लिए तैयार इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसको राइस नहीं चाहिए थे। बट मैरी उसी लोकेशन पर रहती है और वो कॉमनली एक्सेप्टेड जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था उसको उसने भी एक्सेप्ट किया हुआ है कि अगर फिश आएगी तो लेना ही पड़ेगा, राइट। तो इसलिए अब गोलू ने क्या किया, गोलू ने पहले कहीं से कोई और ट्रेड की, वो गया हैरी के पास, उससे उसने फिश ली और फिश ले उसको राइस दे दिया। अब गोलू के पास क्या आ चुकी, फिश, ठीक है। अब फिश से उसको क्या मिल जाएंगे, सूज। तो यहां पर जो फिश थी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाई गई, क्योंकि मेनली प्रॉब्लम क्या आती थी, अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना होता था, डायरेक्ट एक्सचेंज के केस में वो जो 3 प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस की वो आती थी अभी भी। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बनी हुई है, वो दूर नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। क्यों, अब बार बार क्या करना पड़ता है, गोलू को अगर कुछ भी चाहिए होता है तो पहले तो वो फिश लेने जाता है, फिर फिश को लेकर आता है, फिर वो ले जाकर किसी और को देता है जो उसे चाहिए, राइट। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है कि जब भी इनडायरेक्ट एक्सचेंज की बात होती है तो इनडायरेक्ट एक्सचेंज में बहुत सारी प्रॉब्लम ये रहती थी कि जैसे मान लो मैं कहता हूं कि हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोगों ने आपस में मिलकर तय कर लिया, इस क्लास के अंदर जितने भी लोग देख रहे हैं और हम सब ने मिलकर तय कर लिया कि हमारा जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो है, सपोज करिए एक पेन, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। हमने पेन माना कि आप अगर पेन लेकर हमारे पास आओगे तो हम उसके बदले में आपको जो भी चाहिए वो दे दिया करेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि मान लो मेरे एक फ्रेंड है जो अभी इस टाइम क्लास को देख रहे हैं, उनके पास एक घर है, ठीक है, उनके पास क्या है, एक घर है, और मेरी बहुत इच्छा है कि वो उस घर को परचेज करना चाहता हूँ, राइट। मैं उस घर को परचेज करना चाहता हूँ। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि मैं इनके पास क्या लेकर जाऊँगा, तो आंसर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो लेकर जाऊँगा। तो मैं इनके पास गया, मैंने कहा सर मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, ये लो पेन, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि इनका जो हाउस है, इनको लगता है कि इतना बड़ा घर है मेरा, उसके बदले में ये क्या लेकर आए हैं मेरे पास, एक पेन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू है, इनको जो लगता है कि मेरे जो घर की वैल्यू है और इस जो पेन की वैल्यू है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसकी वैल्यू दोनों की आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, ये एक पेन आप दे रहे हो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं है। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, आपके घर की वैल्यू बताओ आप कितनी है। तो उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू जो है वो है, एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ कि 1 लाख पेन के बराबर है मेरे घर की वैल्यू, उन्होंने मेरे से ये बोला। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर 1 लाख पेन उनके सामने लाकर रख दिए, ठीक है, 1 लाख पेन। अब सवाल ये है कि 1 लाख पेन की अगर वो वैल्यू है, आपने खुद ही तो कहा था, तो अब ये जो घर है ये मुझे दे दीजिए आप, राइट। मैंने ले लिया। अब आपके पास क्या रह गया, 1 लाख पेन हो गए। अब आप उन 1 लाख पेन का करोगे क्या, तो आंसर है वो 1 लाख पेन जो हैं अगर वो एक्सेप्टेबल हैं, अगर वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैं, तो उसके बदले में आप दूसरी चीजें ले सकते हो। तो लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि जब पहले इनडायरेक्ट एक्सचेंज जो है होना स्टार्ट हुए, तो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे उनको क्वांटाइज नहीं किया जा सकता था। क्या नहीं किया जा सकता था, क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब है उनकी एक छोटी यूनिट नहीं बनाई जा सकती थी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इस घर के बदले में 1 लाख पेन लगेंगे, तो इसको हमने क्या कर दिया, क्वांटाइज कर दिया, राइट, क्योंकि आपने इक्वल वैल्यू बना दी दोनों की। लेकिन पहले जो होता था वो क्या होता था, पहले वहां पर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होते थे वो पेन नहीं होते थे, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला। पहले होते थे कि छोटे स्टोन, ठीक है, जो शी सेल होते थे वो होते थे, लार्ज स्टोन, प्रीसियस स्टोन, फिर मेटल्स आए कुछ, है ना, फिर गोल्ड आया, सिल्वर आया, फिर पेपर आए। तो बहुत सारे तरह के मीडियम ऑफ एक्सचेंज आते गए। उनके साथ लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि एक किसी को चाहिए
घर और उसके पास है क्या, स्टोन। अब उस स्टोन की वैल्यू और उस घर की वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो पहले स्टोन दिया जाता था, घर लिया जाता था, इसमें घर बेचने वाले को क्या हो जाता था, लॉस हो जाता था। तो इनडायरेक्ट एक्सचेंज में बहुत सारी प्रॉब्लम अभी भी थी। ओके, लेकिन जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक बार ये कॉन्सेप्ट मार्केट में आ गया, तब मनी की सबसे पहली डेफिनेशन बनी क्या, अ गुड। गुड मतलब कोई भी चीज, चाहे वो पेन हो, फिश हो, मेटल हो, स्टोन हो, कुछ भी हो। अ गुड दैट अज्यूम द रोल ऑफ अ वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम फॉर एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। तो सबसे पहली डेफिनेशन मनी की क्या बनी, तो आंसर है मनी की सबसे पहली डेफिनेशन होती है ऐसी चीज जिसको सब एक्सेप्ट करते हो, जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करते हो और उसके बदले में कोई दूसरी चीज एक्सचेंज की जा सकती हो। उस चीज का नाम, उस गुड का नाम क्या होगा, मनी होगा। ये सबसे पहली डेफिनेशन मनी की हमारे सामने बनकर आई। तो डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट एक्सचेंज के आते आते मनी की डेफिनेशन बन गई थी। व्हाट इज मनी? इट इज अ गुड परचेज नॉट बी कंज्यूम्ड नॉट टू बी एम्प्लॉयड in the production of other good but primarily for the sake of being exchanged for the other good। ये जो मनी होती है, मनी कोई एक ऐसी चीज होती है जिसको कंज्यूम नहीं किया जाता, ठीक है, जिसको काम पर नहीं लगाया जाता, जिसके बदले में सिर्फ एक्सचेंज किया जाता है चीजों को, और वो सब एक्सेप्ट भी करते हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडियन करेंसी की बात करते हैं, तो मेरे पास कोई एक इंडियन करेंसी है, राइट। अब जो मान लो मेरे पास 10 रुपीज का नोट है, तो उस 10 रुपीज के नोट को मैं कंज्यूम नहीं करूंगा। एक मनी की जो सबसे की प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए थी उस टाइम से, जो डेफिनेशन बनी कि उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, मतलब खा नहीं लो आप उसको, राइट। तो आप 10 का नोट है आपके पास, तो आप उसे खाओगे नहीं, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो जो चीज है उससे आप कोई काम नहीं करा सकते, उसको आप कहीं पर एम्प्लॉय नहीं कर सकते, कहीं पर एज आ इन्वेस्टमेंट के लिए एम्प्लॉय नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट के लिए एम्प्लॉय नहीं कर सकते, इसका मतलब अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक। तो उसको कहीं पर आप एम्प्लॉय नहीं करोगे, उसको कंज्यूम नहीं करोगे, बस उसके बदले में क्या करोगे, तो आंसर है सिर्फ एक्सचेंज करेंगे चीज़ों को। उस चीज़ का नाम हम लोग क्या रखेंगे, मनी रखेंगे, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सवाल यह है कि जो मनी है वो और जो इन्वेस्टमेंट है वो, क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? तो आंसर है कि इन्वेस्टमेंट और मनी दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। क्या मतलब है इस बात का, देखो समझते हैं। जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, एक रिटर्न मिलता है, राइट। लेकिन मनी के बदले में आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता। मनी डज नॉट ऑफर अ रिटर्न। क्या मतलब है सर इस बात का, थोड़ा एग्जांपल से समझना। मान लो मेरे पास 10 रुपए का ये नोट है, ठीक है, या 500 रुपीज हैं ये, ठीक है, 500 रुपीज पेपर में, ठीक है, बिल्कुल हार्ड कैश है, राइट। अब ये जो 500 रुपीज हैं, इसका मैं दो चीजें कर सकता हूँ। क्या? एक तो मैं इसे अपने पास स्टोर करके रखता हूँ, ये मेरे पास मेरी टेबल पर रखा हुआ है, सबको समझो कि ये 1 महीने तक ऐसे ही रखा रहा। अब ये मेरी टेबल पर रखा हुआ है, और दूसरी चीज ये है कि मैंने इसको इस टेबल पर ही नहीं रखे रहने दिया, मैंने क्या किया, इसको कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जहां पर मैंने इसको इन्वेस्ट किया उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर ये मेरी टेबल पर या मेरी जेब में रखा रहा तो उसके बदले में मुझे क्या नहीं मिलेगा, कोई भी रिटर्न। तो अगर मैं इसको इन्वेस्ट कर देता हूं तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, वो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं तो इसकी कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन फिलहाल मनी और इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो मनी है जब वो अपनी जगह पर रखा हुआ है तो वो किसी भी तरह का कोई भी रिटर्न नहीं देगा, और जब उसको कहीं पर इन्वेस्ट किया गया तो उसके बदले में क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा, इट ऑलवेज इन्वॉल्व रिस्क ऑफ फेलियर बट इट कैरी लीस्ट रिस्क। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है
कि एक मनी जो मेरी टेबल पर या मेरे पर्स में रखा हुआ है 1 साल तक, राइट, इस पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, इस पर किसी भी तरह का रिस्क है? तो आंसर है नो, कोई रिस्क नहीं। अच्छा, मैंने ये मनी लिया और इसको इन्वेस्ट कर दिया, राइट, अब इसके साथ फेलियर का रिस्क आ सकता है। मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है वो 500 है, अभी टेबल पर रखा हुआ है, अभी 500 है, हम इन्फ्लेशन की बातें बाद में करेंगे, 500 है, राइट। अब मान लो ये 500 हमने ले जाकर कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर वो जहां भी हमने इन्वेस्ट किया था अगर वो पूरी तरह से फेल हो गया तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, राइट। तो रिस्क ऑफ फेलियर इसके साथ है कि इसकी वैल्यू 500 ना रहे। लेकिन अगर ये 500 की वर्थ का कोई भी चीज है, मनी है, तो इसकी वैल्यू 1 साल बाद भी क्या होनी चाहिए? 500 ही होनी चाहिए, राइट। तो अगर ये मनी है तो आज भी 500 रहना चाहिए, 1 साल बाद भी 500 ही रहना चाहिए, राइट। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या इंडियन रुपी या यूएस डॉलर एक मनी है? ये आपसे मैं पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। फिर से मैंने आपसे कहा कि मनी की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मनी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसके साथ किसी भी तरह का रिस्क फेलियर नहीं होना चाहिए, फेलियर का किसी भी तरह का रिस्क नहीं होगा, उसकी जो वैल्यू है वो वही रहनी चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उससे कम नहीं हो सकती, राइट। तो मैं फिर से कहता हूं कि अगर ये 500 है तो 1 साल बाद भी 500 होना चाहिए, आज से 10 साल बाद भी 500 होना चाहिए और आज से 100 ईयर बाद भी 500 होना चाहिए। क्या इंडियन रुपी आज 500 है तो आज से 10 साल बाद भी उसकी जो 500 का जो रुपी है उसकी वैल्यू आज से 10 साल बाद भी 500 होगा? तो अगर आपका आंसर है नो, नहीं होगा, तो इसका मतलब जो आप इंडियन रुपी यूज कर रहे हैं या आप यूएस डॉलर यूज कर रहे हैं या अदर कोई भी करेंसी यूज कर रहे हैं वो मनी ही नहीं है। फिर से सुनिए, वो क्या नहीं है? मनी नहीं है। तो सबसे बेसिक चीज, तो अच्छा मतलब इतना हम दिन भर तो मनी के पीछे ही भाग रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप मनी के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप जो भाग रहे हो वो उसे कहते हैं इजी मनी। अभी हम थोड़ा देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो वो इजी मनी है, ना कि वो मनी है। एक अच्छी मनी की जो पहचान है वो सबसे पहला पॉइंट ये कि वो तो कोई रिटर्न नहीं देगा। पहली चीज जो मैंने यहां पर लिखा, कोई ऑफर नहीं करेगा रिटर्न, आपको ऑफर नहीं कर रहा, वो मिल जाए वो एक अलग बात है, वैल्यू अप्रिशिएट हो जाए वो अलग है, बट उसके बदले में आपको कोई भी ऑफर रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी चीज, उसकी वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। तीसरा, जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लेस लिक्विड होगा इन कंपैरिजन टू मनी एंड अ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट एवरी टाइम दे स्पेंड। जब भी आप बात करोगे किसी इन्वेस्टमेंट की, तो सपोज करो, एग्जाम्पल के लिए कहता हूं कि आपने 500 रुपीज XYZ का किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए या किसी भी चीज में सपोज करो आपने इन्वेस्ट किए, राइट। नाउ अब उस XYZ स्टॉक या कंपनी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि अब लोग इंटरेस्टेड नहीं है उसके स्टॉक को बाय करने में, तो यानी कि इसमें अब कोई डिमांड नहीं है, राइट। अब अगर कोई इसमें डिमांड नहीं है तो अब यहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई कि अब आपने तो बाय तो कर रखा है, तो यानी कि अब आप सेल करना चाहते होगे, अब लेकिन इसको कोई बाय करने को तैयार नहीं है। कोई भी चीज आप सेल तो तब कर सकते हो ना जब कोई बाय कर रहा हो, हाँ या ना। तो आपने एक किसी स्टॉक को बाय तो कर लिया है, वो आपने पहले ही कर लिया था, अब आया 1 साल बाद, 1 साल बाद आपने सोचा कि लाओ अब मैं सेल कर देता हूं, बट वहां पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, वहां पर कोई उसको खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यानी कि आपके पास कोई अब ऐसी चीज है जो आप बेच नहीं सकते हो, राइट। तो ये इसमें जो लिक्विडिटी है इन्वेस्टमेंट में, वो एज कंपेयर टू मनी हमेशा कम रहेगी, लेकिन मनी के साथ ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट किया, अभी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि मनी एज अ गोल्ड, ठीक है, हालांकि गोल्ड एक मनी नहीं है, तो हमने थोड़ी देर के लिए माना कि गोल्ड एक मनी है, ठीक है। तो अगर आपने सपोज करो मनी को, गोल्ड को ले रखा है और दूसरा आपने XYZ का स्टॉक ले रखा है, तो अगर ये तो इसका तो सिनारियो आपको समझ में आ गया कि चलो मान लो लिक्विडिटी कम होगी और फिर मान लो लिक्विडिटी आई भी, आपने सेल भी किया, तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, बेचने और खरीदने में आपको कुछ ना कुछ ब्रोकरेज का चार्ज देना पड़ेगा, वो सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा, राइट।
अब आप इसी सिनारियो को सोचो गोल्ड एज अ मनी के केस में। अगर आपने गोल्ड लिया होता, ठीक है, और 1 साल बाद आप जब जाते उसको सेल करने के लिए, तो अगर मैंने माना कि आज जब मैंने गोल्ड लिया एज अ मनी अपने पास रखा, अपनी टेबल पर रखा, और लेटस से इसकी वैल्यू 1000 है, 1000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में एग्जाम्पल के लिए, तो 1 साल बाद क्या इसकी वैल्यू मैं कहता हूं कि 999 होगी। तो अगर आप कहते हो कि हाँ सर गोल्ड की वैल्यू 999 हो सकती है 1 साल बाद, तो ये मनी नहीं है पहली चीज, तो इसका मतलब गोल्ड मनी नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि अगर आपने 1000 का आज वैल्यू है और फिर इसके बाद 1 साल बाद भी इसकी वैल्यू 1000 होगी, और वो टेबल पर अभी भी रखा, 2 साल बाद भी उसकी वैल्यू 1000 होगी, मिनिमम 1000 होगी, एटलीस्ट 1000 होगी। उससे ज्यादा कितनी होगी उसकी बातें नहीं चल रही। अभी क्या चल रही है, जो आज है वो वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो चुकी है, और वो आज से 10 साल बाद भी स्टोर ही रहेगी, आज से 100 साल बाद भी स्टोर ही रहेगी। अगर वो ये कैरेक्टरिस्टिक रखता है तो सोचो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं, क्योंकि आज जो वैल्यू है वो बाद में भी होगी, तो लिक्विड कोई भी उसको लेने को तैयार होगा, राइट। तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम किसके साथ नहीं आएगी, तो आंसर है मनी के साथ नहीं आएगी, ठीक है। ये डिफरेंस होता है किसके लिए, किसके बीच में, इन्वेस्टमेंट और मनी के बीच में। तो एक बार फिर से कि क्योंकि जनरली ज़्यादातर लोग इंडियंस हैं जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं या बाद में कभी देखेंगे, तो मैं आपसे फिर से पूछता हूं कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं, क्या आप मनी में कर रहे हैं, या आपके पास जो भी चीज़ है क्या वो मनी है। इस सब चीज़ का आंसर आप कमेंट करके बताइए। अभी अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में मनी है क्या, जिससे कि कोई डाउट ना रहे। तो इसको समझने के लिए थोड़ी 2-3 चीज़ें और समझ लेते हैं। सो देयर विल बी ऑलवेज बी डिमांड फॉर मनी। अगर मान लो कोई मनी कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू एक स्टोर हो जाती है और वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो उस चीज़ की तो हमेशा डिमांड रहेगी, तो इसलिए उसकी लिक्विडिटी हमेशा बनी रहेगी। एंड होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कैन नेवर बी एंटायरली रिप्लेस मनी। आपके पास चाहे वो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी तरह की, राइट, वो कभी भी मनी की जगह नहीं ले सकता। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ फेलियर ऑफ रिस्क, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, ये सभी आ सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कि मेरे कई मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास ना एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो मेरा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो मेरे रिटायरमेंट पे काम आएगा, ठीक है। मैंने कहा कि मैं नहीं मानता, मैंने कहा मैं नहीं मानता कि आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो मनी है। तो उन्होंने कहा नहीं मनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, और वो आगे हमारे काम आएगा। तो मैंने कहा क्या कोई एक ऐसा सिनारियो हो सकता है जिसमें आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपने पर्टिकुलर सपोज करो लेट अस से उनके पास कोई एक प्लॉट है, एक लैंड है, क्या कोई एक ऐसा सिनारियो हो सकता है जिस स्थिति में आप उस प्लॉट को बेच ना पा रहे हो, सेल ना कर पा रहे हो। तो अगर एक भी सिनारियो ऐसा हो सकता है तो वो जो है मनी नहीं है, वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके साथ फेलियर का रिस्क जुड़ा हुआ है। और आप जब रिटायर होगे तब उस टाइम पर आप उसको सेल कर पाओगे, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। और आप जब रिटायर होगे तब उसकी जो वैल्यू आज उसके अंदर स्टोर है वो इतनी ही होगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि मैं प्लॉट का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जनरली लोग ये मानते हैं, पर्टिकुलरली इंडियंस की अगर हम बात करें, कि उनके पास एक प्रॉपर्टी है, एक इन्वेस्टमेंट है, एक प्लॉट है, एक ऐसी रेंटल प्रॉपर्टी या कुछ ऐसी चीज़ है जो उनके ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो इन फ्यूचर में वर्क करेंगे ही करेंगे। बट मैं ये कहता हूँ कि क्या ऐसा कोई भी सिनारियो हो सकता है? अगर आपको भी कोई दिमाग में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या कोई ऐसा सिनारियो हो सकता है। मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है तो कोई ऐसा सिनारियो है तो प्लीज़ बताओ कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वो सेल ही नहीं कर पा रहे हैं। मान लो एग्जांपल के लिए कहता हूँ कि जो आपकी आज गवर्नमेंट है, जिस कंट्री में भी आप रहते हो, जहाँ से भी आप देख रहे हो, जिस कंट्री में आप रहते हो वो गवर्नमेंट चेंज हो गई, ठीक है, उसने कुछ रूल ला दिए, या मैं कहता हूँ कि जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री पर किसी दूसरी कंट्री ने ही कब्जा कर लिया है, राइट। अब उसकी गवर्नमेंट कह रही है कि ये सारी प्रॉपर्टी जितनी पहले थी आपकी, अब उनमें से वो सारी प्रॉपर्टी अब हमारी है, अब हम डिसाइड करेंगे किसको क्या क्या देना है। तो
दिस इज द वन सिनारियो जो मैंने आपको बोला, राइट। तो अब फिजिकली, क्योंकि वो लैंड फिजिकल चीज है, अब आप उसको लेकर ऐसा तो है नहीं कि एरोप्लेन में रखकर दुबई निकल लोगे, राइट, तो वो तो कर नहीं सकते। या कोई ऐसी चीज आ गई कि अब आपको अपनी कंट्री को छोड़ने के ही जाना है, तब भी आप ये नहीं करोगे कि सारी लैंड ली, जेब में रखी और चले गए। तो इसका मतलब ये है कि जो मनी की डेफिनेशन है, जो कि ये कहती है कि उसकी वैल्यू स्टोर है, स्टोर ही रहेगी। और तीसरी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बोली कि उसकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। अब सपोज करो सब देश छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, आपकी गली में 4 लोग बचे हुए हैं, अब आप उनसे कह रहे हो भाई मेरा प्लॉट खरीद लो जिससे कि मेरे पास पैसे आ जाए, मैं टिकट लेकर दूसरे देश में भी चला जाऊं। तो वो आप कहोगे, वो पूछेगा कितने रुपए में आप देना चाहते हो, तो आप कहोगे मैंने 10 लाख में खरीदा था। अब आपकी गली में रह गए 4 लोग, बाकी सारे तो विदेश निकल लिए, राइट। तो वो 4 लोग कह रहे हैं कि ठीक है भाई हम खरीद तो लेंगे, 10 रुपए पड़े हुए हैं जेब में, चाहिए तो ले जाओ। तो इस केस में क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो ये मनी वाली जो डेफिनेशन थी, उसको ये जो इन्वेस्टमेंट था आपका पर्टिकुलर, जो सो कॉल्ड प्रॉपर्टी थी, वो अब वो उतनी वैल्यू भी नहीं रखता जो आपने जिस वैल्यू पर उसको परचेज किया था। तो इसकी वैल्यू भी कम हुई, राइट। इसकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई, वो जो 4 लोग रह गए तो उन्होंने कहा भाई हम खरीद ही नहीं रहे, अब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई। ये तो मैंने एक सिनारियो बताया आपको, ऐसे हजारों सिनारियो होंगे जो आप लोगों के सबके माइंड में होंगे, कमेंट करके बता देना आप। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, जो सही वर्ड है जो उसके साथ जुड़ा रहता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है सर। एक मेरे मित्र हैं, वो कह रहे थे मेरे पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, एकदम भरा हुआ है बैंक, राइट। तो जो आपके पास मनी है, तो क्या वो मनी की जो डेफिनेशन है उन तीनों चीज़ों को फुलफिल करती है? तो उन्होंने कहा हाँ सबको करती होगी, हालांकि उनको पता नहीं था कि मनी क्या होता है। तो उन्होंने कहा सबको करती ही होगी। तो मैंने कहा आपकी अकाउंट में लेट अस से एग्जांपल के लिए 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, या आपके बैग भर के जो आपने बराबर में रखा हुआ है, इसमें 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है कैश, राइट। तो मैं पूछता हूं कि क्या जब आप रिटायर हो गए, या मैं एग्जांपल के लिए कहता हूं आज से 10 साल बाद, जो आपके पास एक बैग है जिसके अंदर 1 करोड़ रुपया है, क्या उसकी वैल्यू 10 साल बाद भी 1 करोड़ होगी? तो आंसर है नो। तो ठीक है, ये कैश में नहीं है, आपके पास अकाउंट में पड़ा हुआ है, क्या उसकी वैल्यू 10 साल बाद 1 करोड़ होगी? तो आंसर है नो। तो इसका मतलब वो मनी नहीं है, राइट। तो आपके पास अभी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जो कुछ भी आपके पास है, उनमें से कुछ भी मनी की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है, तो वो मनी नहीं है। बिकॉज मनी इज समथिंग जिसकी वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, जिसमें लिक्विडिटी की किसी भी सिनारियो में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ये समझ आया आपको?